तो आज तारीख है 25 सितंबर, और 25 सितंबर की देखो, मैंने सब पढ़े, द हिंदू भी पढ़ा, दैनिक भास्कर भी पढ़ा। फ्रंट पेज पे कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो। आज अंदर जरूर न्यूज़ है तो उनको अपन कवर करेंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ आई है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन को लेके। अब ये ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है कि एबीसी एक तरीके से बोल रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एक संस्था है जो कि बनाई गई थी 1948 में। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो जितने भी हम देखते हैं ना कि प्रिंटेड मीडियाज के जो हेड होते हैं उन लोगों ने और ऐसे सब लोगों ने मिलकर बनाई थी। तो न्यूज में केवल इतना है कि इसके नए चीफ बन गए हैं देव बत्रा जी। तो देवव्रता मुखर्जी नाम है उनका। तो देवव्रता मुखर्जी इसके नए चीफ बन गए हैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का। बट ये करती क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि 1948 से पहले हमारे पास में कोई तरीका नहीं था ये जानने के लिए कि मतलब भारत में कितने पेपर्स चल रहे हैं, उनमें से कैसे कितने पेपर हैं जो कौन कौन से राज्यों में सर्कुलेट होते हैं, फिर वो कितने ज्यादा लोगों पे हाथ में जाते हैं, लोग उन्हें कितना ज्यादा पढ़ते हैं, कितने मतलब उनके व्यूवर्स एक तरीके से मान लो कितने ज्यादा है अखबार के, कितने लोग सब्सक्राइबर्स हैं अखबार के। तो ये सब चीजें पता करने का कोई तरीका नहीं था। इस वजह से सारे अखबार के जो हेड थे, सीईओ थे, चेयरमैन थे, उन लोगों ने आपस में मिलके ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं देश के उनमें से किसी एक के चेयरमैन को इसका हेड बना दिया जाता है, और बाकी के सारे इसके मेंबर बने रहते हैं। और ये लोग सारे अखबारों के डाटा कलेक्ट करते हैं जितने भी देश में चल रहे हैं, और ये देखते हैं कि कौन सा अखबार कितना ज्यादा लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा है, कौन सा अखबार नंबर 1 है, कौन सा अखबार सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा है। तो ये सब चीजें। तो बाय द वे, अगर थोड़ी सी लिस्ट की भी बात कर लें तो हम जानते हैं कि देश का नंबर 1 अखबार इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं वो दैनिक भास्कर है। सेकंड नंबर पे दैनिक जागरण है। थर्ड नंबर पे द टाइम्स ऑफ इंडिया है। फोर्थ नंबर पे जो मलयाला मनोरमा है, ये एक मलयालम अखबार है, वो है फोर्थ नंबर पे। और फिफ्थ नंबर पे अमर उजाला है। और बाय द वे, अपन द हिंदू देखें तो द हिंदू 10वें नंबर पे आता है, जिसको लोग ज्यादा पढ़ते हैं। तो दैट्स ऑल, बस ये थोड़ा चीज अपन को जानना जरूरी थी। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो आई है ओपी यूपीएससी को लेकर। कि यूपीएससी का भी हम लोगों ने रिजल्ट आया है, तो उसमें जो टॉप किया है वो शुभम कुमार ने किया है, जो आईआईटी बिहार के जो रैंकर भी रह चुके हैं। और उन्होंने अभी ये इनका फोर्थ अटेम्प्ट था बाय द वे जिसमें इन्होंने यूपीएससी टॉप किया है, तो अच्छी बात है। अब एक, ये छोटी सी न्यूज थी बस। अब एक नेक्स्ट न्यूज है एयरबस को लेके, कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और एयरबस है, दोनों के बीच में एक डील हुई है तकरीबन 22,000 करोड़ की। अब ये डील किससे संबंधित है, हम लोग 56 C-295MW एयरक्राफ्ट लेंगे एयरबस से। अब ये एयरक्राफ्ट क्या है, ये एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन प्लेन्स हैं जिनमें लोगों को या कार्गो को तुम ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एक से दूसरी जगह। देखो इंडिया के पास में पहले से भी हम देखते हैं कि एयरबस के प्लेन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले ही, बट वो बहुत पुराने हो गए हैं, हम लोगों के 45-50 साल पुराने हो चुके हैं वो। तो उनको बदलने की जरूरत है, और उनके मेंटेनेंस में खर्चा बहुत ज्यादा ही आ रहा है, और वो उतने रिलायबल नहीं रहे। वो बहुत ज्यादा जो फ्यूल है वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जितने अगर कंपेयर किया जाए आज की ये नए आएंगे, ये उतने ही फ्यूल में उनसे तकरीबन 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी उठा सकेंगे। तो ये सबसे अच्छे हैं, तो इनको बनाने के लिए अगले 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है एयरबस को। बट इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने अभी बात की ना कि 56 C-295MW प्लेन्स बनेंगे, इन 56 प्लेन्स में तो 16 प्लेन्स तो सीधे सीधे स्पेन से बन के आएंगे अपने पास में, कि स्पेन से सीधे 16 प्लेन्स सीधे इंडिया आ जाएंगे फुल रेडी। और जो 40 प्लेन्स होंगे वो टाटा और एयरबस दोनों मिलके इंडिया में बनाएंगे। तो 16 बन के आएंगे और 40 टाटा के साथ में मिलके बनाएंगे। और अगले 2 साल में कहा गया है कि 56 के 56 पूरे प्लेन्स बन जाएंगे। और हाँ, बाय द वे हम ये भी बात करें ना कि थोड़ी एयरबस कंपनी की बात कर ले, तो एयरबस कंपनी कहा जाए तो वो 1970 में नीदरलैंड में शुरू की गई थी। फिर इसका आज हेडक्वार्टर फ्रांस में है। और अभी जो स्पेन से मैंने कहा ना कि प्लेन्स आ रहे हैं, हेडक्वार्टर फ्रांस में है, लेकिन इसके बहुत अलग 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 कंपनियां हैं, बहुत अलग अलग असेंबली यूनिट्स है, वो हर देश में लगी हुई हैं। तो यूरोप में ये बहुत ज्यादा बिजनेस फैलाए हुए हैं। तो अभी हम बात कर लें कि हम लोगों ने एयरबस की कौन सी स्पेसिफिक यूनिट से ये खरीद रहे हैं। तो एयरबस की भी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर से खरीद रहे हैं हम लोग। तो दैट्स ऑल, बस ये एक न्यूज थी। एक नेक्स्ट न्यूज है मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम को लेकर, कि
हमारे इंडिया में मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम शुरू की जाने वाली है जो 2024-25 तक चलेगी। और 2024-25 तक हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं जो हम बाहर से मंगा रहे हैं, और भी चीजें हैं जो बहुत, जैसे मान लो एक कोई 10 चीज एक जगह बन रही है तो उनका, और एक जगह 1000 चीज बन रही है, तो जब बल्क में बनाते हैं तो ऑब्वियसली हमें पता है कि उनकी प्राइसेस डाउन हो जाती है। तो ये मेडिकल डिवाइस पार्क इसीलिए बना रहे हैं कि इनमें जो मेडिकल डिवाइसेस हैं अलग अलग, ये बल्क में बनेंगे। बल्क में बनेंगे तो वो कंपेरेटिवली सस्ते हो जाएंगे और लोगों को सस्ते दरों पे मिलेंगे। सीधी सी बात है, स्वास्थ्य सस्ता हो जाएगा लोगों को, हेल्थ हेल्थ जो वर्किंग सेंटर्स हैं वो खोलना सस्ता हो जाएगा लोगों के लिए, जो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिलायबल हो जाएंगी चीजें, इन सब के लिए हम लोग ये बनाएंगे। बाय द वे, इसके लिए सरकार 400 करोड़ का एक बजट देगी इस पार्क को बनाने के लिए, मेडिकल डिवाइस पार्क को बनाने के लिए। ये पार्क कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में कुछ नहीं दिया कहीं भी। मैंने सारे पेपर्स में देखा, कहीं इसके बारे में डिटेल नहीं है, केवल इतनी ही है कि 400 करोड़ दिए जाएंगे, दैट्स ऑल। और हाँ, बस एक चीज और दी गई है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन के जो अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उनको वहां पे मेडिकल पार्क बनाने के लिए 90% केंद्र सरकार रुपए देगी और 10% राज्य सरकारें लगाएंगी। और अगर बाकी के बचे हुए इंडिया की बात करें तो 70% केंद्र सरकार देगी और 30% राज्य सरकारें लगाएंगी। तो दैट्स ऑल, ये एक न्यूज थी मेडिकल पार्क को लेकर। एक नेक्स्ट न्यूज आई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। देखो, हम लोग दो कंपनियों को जानते हैं, एक है यूबीएल और एक है कार्ल्सबर्ग, दोनों दारू बनाती हैं यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में। उन दोनों पे जो है कार्टेलाइजेशन के चलते हमारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 873 करोड़ का फाइन लगा दिया है। अब ये कार्टेलाइजेशन होता है क्या, पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं। कार्टेलाइजेशन से यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे मान लो हम लोग मार्केट में 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो हम लोग आपस में सेट कर लें कि ये पर्टिकुलर प्रकार की दारू है, इतने एमएल की, हम लोग इसको इतने रुपए में बेचेंगे। अब मानो, फिर तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं ना कि आज हम लोग सब मिलकर 1 का बेचेंगे, कल हम सब लोग इकट्ठे प्राइस बढ़ा देंगे, 2 का कर देंगे, परसों हम सब लोग फिर इकट्ठे मिला के 3 का कर देंगे। हम लोगों का उधर से कुछ नहीं बढ़ रहा है, ना तो रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, ना ही कोई चीजें आना महंगा हो रही है, ना हम लोगों का प्रोडक्शन कॉस्ट महंगा हो रहा है। बस हम सब लोग मिलके मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे हैं और चीजों के प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो इसको कहते हैं कार्टेलाइजेशन। तो इसके चलते यूबीएल और कार्ल्सबर्ग, इन दोनों कंपनियों पे 873 करोड़ का फाइन लगा दिया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो अब आगे से ये लोग ऐसा तो नहीं करेंगे। और बाय द वे, केवल इन पे ही नहीं लगा है, 8 कंपनियां और हैं छोटी छोटी जिन पे भी लगा है, लेकिन उन पे 3-3, 4-4 करोड़ का लगा है, तो वो इतना मैटर नहीं करता। हाँ, और देखो, बेसिकली अगर कहा जाए तो सीसीआई ने इन पे क्या कह के बैन लगाया कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में आता है कार्टेलाइजेशन, तो ये कह के बैन लगाया है। अब हम लोग थोड़ा सीसीआई की बात कर लें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 के द्वारा इसको बनाया गया था। 14 अक्टूबर 2003 में ये बन के तैयार हो गई थी। 2009 से हम देखते हैं इसने सही सही से फंक्शन करना शुरू किया था। और अभी हाल की बात करें तो अशोक कुमार है जो इसके चेयरमैन है। जैसा एक नेक्स्ट न्यूज आई है चाइना से कि चाइना में जो क्रिप्टो करेंसी है, अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन, केवल बिटकॉइन को छोड़ के बाकी के जितने भी ऑल्ट कॉइन्स कहे जाते हैं, उन सभी पे चाइना ने बैन लगा दिया है। कह दिया है ये अनऑफिशियल डिजिटल मनी है और इनकी माइनिंग भी, टोटल माइनिंग भी बैन लगा दी है। इवन तो माइनिंग तो बिटकॉइन की भी हाल के लिए रोक दी है, लेकिन बिटकॉइन की माइनिंग बाद में शुरू कर देंगे ये कही जा रही है। तो बिटकॉइन को एक अगर एक्सेप्शन में रख दो तो बाकी के सारे कॉइन्स की माइनिंग, बाकी के सारे कॉइन्स का लेना देना, सब पे बैन लगा दिया है चाइना ने। उन्होंने कहा मतलब वही है ना कि इलीगल काम होने लगते हैं इनसे, क्योंकि उनका ट्रेसिंग करना बहुत मुश्किल है, ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, इस वजह से इन सब चीजों पर बैन लगा दिया है। अब और पता है, अभी हम लोगों ने एक कंट्री देखी थी एल सेल्वाडोर, जहां उन लोगों ने अपने लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन और जो ऑल्ट कॉइन से इन लोगों को अपना लिया था, क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर के रूप में अपना लिया था। 3 ऑल्ट कॉइन्स थे और 1 बिटकॉइन था, ऐसे 4 कॉइन्स को उन लोगों ने लीगल टेंडर के रूप में अपना लिया था। वहां पे भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है और वो लोग भी हो सकता है जल्दी ही खत्म करने वाले हैं, ये सुनने में आ रहा है। तो लीगल टेंडर के रूप में तो कॉइन्स को, क्रिप्टो करेंसी को किसी भी देश में जिन्होंने लागू किया है उन लोगों को बाद में हटाना ही पड़ा है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो बस यही था न्यूज में कि चाइना ने बैन लगा दिया इन सब पे। एक नेक्स्ट न्यूज है कि अमेजॉन इंटरनेट जो सर्विसेज है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलके एक एमओयू साइन किया है, डील साइन किया है, जो स्टार्टअप को प्रमोट करेगा। अब सुनो, ये डील कॉन्फिडेंशियल डील है, कि कितने की साइन हुई है इसके बारे में कोई डाटा नहीं है, ये कैसे स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा इसके बारे में कोई डाटा नहीं है,
बट केवल इतना डाटा आया कि अमेजॉन इंटरनेट सर्विसेज ने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके साथ में एक डील साइन कर लिया, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है जो नेशन ऑफ इंफॉर्मेटिव सेंटर को लेके आई है कि हम देखते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसले आते हैं वो उनकी फाइल बनती है पूरी, तो उनके फाइल के जो फ्रंट पेज होता है, या मान लो सुप्रीम कोर्ट के तुम अलग PIL वगैरह दायर कर रहे हो और चीजें कर रहे हो, तो उनपे एक अजीब सी चीज थी कि उन फाइलों पे, उन फैसलों पे फ्रंट पेज पे जब वो आम जनता के लिए जारी होते थे तो उनपे मोदी जी की फोटो लगी होती थी फ्रंट पेज पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल कमीशन ऑफ नेशनल नेशन ऑफ इंफॉर्मेटिव सेंटर है उसको बुलाया जो इन सब फैसलों को जारी करता है, और उससे कहा कि ये मोदी जी की फोटो यहाँ से हटनी चाहिए, जुडिशियली अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है, तुम जुडिशियरी में मोदी जी की फोटो लगा लगा के फैसले नहीं दे सकते लोगों को। तो आजकल तमन्ना जी वैसे भी अपने फुल पावर में चल ही रहे हैं, बिल्कुल हर चीज पे चिल्ला दे रहे हैं, सरकार को एकदम डांट फटकार दे रहे हैं, CGI आजकल यही कर रहे हैं। तो बस बढ़िया है, यही एक छोटी न्यूज थी कि नेशन ऑफ इंफॉर्मेटिव सेंटर जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को प्रकाशित करता है, उससे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये फोटो मोदी जी की यहाँ से हट जानी चाहिए, अब फैसलों में मोदी जी की फोटो नहीं आएगी। एक अगली न्यूज है जो साउथ मून के साउथ पोल को लेके आई है कि मून के साउथ पोल पे एक क्रेटर है जिसमें हम लोग देखते हैं कि अभी आर्टेमिस प्रोग्राम जो नासा का है वो उस क्रेटर पे जा रहा है। तो उस क्रेटर का नाम अमेरिका के द्वारा हैंसन क्रेटर रख दिया गया है। अब हैंसन क्रेटर क्यों रखा गया है? एक व्यक्ति थे मैथ्यू हैंसन 1866 में मैरीलैंड में पैदा हुए थे। तो उन्होंने क्या किया था ना, आर्कटिक रीजन में जाके, आर्कटिक मतलब जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल में जाके वहां पे तकरीबन 12 बार एक्सपीडिशन किया था, 12 बार खोज करने गए थे, और नॉर्थ पोल पे उस समय कोई जाता ही नहीं था खोज करने, शोध करने, ये सब करने नहीं जाता था। और मैथ्यू हेडन ऐसे पहले आदमी थे जो अपनी जिंदगी में 12 बार गए थे। 1909 से उन्होंने शुरू किया था और जब तक वो खत्म हुए तब तक वो जाते ही रहे। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में कि हाँ ये वो मतलब वो पहले ऐसे आदमी माने जाते हैं जिन्होंने आर्कटिक में जाके अलग अलग चीजों को खोज की थे। तो इन्हीं के चलते चाइना ने उन्हीं को याद कर वो सॉरी अमेरिका ने उन्हीं को याद करते हुए जो साउथ पोल है मून का, उसका जो क्रेटर है जिसपे आर्टेमिस प्रोग्राम भेजा गया है, उस क्रेटर का नाम हैंसन क्रेटर रख दिया है, मैथ्यू हैंसन के नाम पे। एक नेक्स्ट न्यूज आई है इंटरनेशनल स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 को लेके। ये रैंकिंग आई है पूरी, इसमें अलग अलग डाटा आया है, तो वो डाटा हमें एग्जाम के लिए जानना जरूरी हो जाता है। पहला डाटा तो ये है कि इंडिया में जितने भी स्टार्टअप खुल रहे हैं उनमें 20% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो Tier 2 और Tier 3 सिटी में खुल रहे हैं। और अगर हम इसको पिछले 10 साल पहले से कंपेयर करें तो वो केवल 10% ऐसे स्टार्टअप थे जो Tier 2 Tier 3 में खुलते थे। तो अच्छी बात है, स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 सिटीज में जिनमें सच में जॉब्स की ज़्यादा जरूरत होती है, अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, वहाँ खुलना अच्छी बात है। दूसरा जो हम देखते हैं कि स्टार्टअप की ओवरऑल जो ग्रोथ है, एक 5 ईयर ग्रोथ की अगर बात की जाए तो 36% ओवरऑल ग्रोथ देखी गई है स्टार्टअप्स में। और टोटल जो स्टार्टअप्स है, ज्यादातर स्टार्टअप्स की अगर अपन लोग बात करें तो आज भी 40% स्टार्टअप जो स्टेब्लिश है वो Tier 1 सिटीज में ही है। और जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनमें से 40% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो ग्रोथ के साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान भी दे रहे हैं कि इकोसिस्टम को भी लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इकोसिस्टम एनवायरनमेंट को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, नहीं, उनको भी लेके चल रहे हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो भी स्टार्टअप इकोसिस्टम और सस्टेनेबिलिटी को लेके चलता है, अपनी क्वालिटी मेंटेन करके चलता है, उनमें अदर स्टार्टअप से अगर कंपेयर करते हैं तो 16% ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। वहीं एक और इसमें एक वैसा भी डाटा है कि 70 से 80% जो स्टार्टअप है जो इंडिया में खोलते हैं वो फेल हो जाते हैं। देखो वो तो सिंपल सी बात है, हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि स्टार्टअप 70-80% तो हमेशा फेल होती है। पहले 90% था, 70-80% अब 20% चल जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर 5 में से एक स्टार्टअप चल जा रहा है, 4 स्टार्टअप इंडिया में फेल हो जाते हैं। अब अगर टॉप स्टार्टअप की बात करें कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे स्टार्टअप के लिए टॉप मतलब एरियाज, तो उनमें हम देखते हैं कि दुनिया में नंबर 1 तो लंदन है ही है, सेकंड पे न्यूयॉर्क है, और थर्ड में अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में नंबर 1 कौन है तो 23rd नंबर पे इंडिया का फर्स्ट बंदा आता है जो है बेंगलोर, और बेंगलोर के बाद आता है दिल्ली, और दिल्ली के बाद मुंबई। तो इंडिया के टॉप 3 में है बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई। और हम ये भी देखते हैं कि इंडिया में टोटल 62 यूनिकॉर्न कंपनीज हो चुकी हैं, और
उनमें से 26 यूनिकॉर्न कंपनी केवल 2021 में यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। तो अच्छी बात है, जो स्टार्टअप से वो बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, इंडिया में और ग्रोथ होगी तो अच्छी बात है, एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो दैट्स ऑल, बस यही डाटा था जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी था। एक नेक्स्ट न्यूज आई है ट्राइफेड और बिग बास्केट को लेकर। देखो हम दोनों की बात कर दे रहे हैं। पहले तो एक ट्राइफेड की बात करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स के अंतर्गत आती है। अर्जुन मुंडा उसके मिनिस्टर हैं इस समय। तो 1987 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ट्राइफेड बनाई गई थी, TRIFED। ट्राइफेड काम ही ये करती है जो ट्राइबल गुड्स होते हैं या जो आदिवासियों के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मार्केट में प्रदान करवाना, उनको मार्केट प्रदान करवाना, उन चीज़ों को बेचना या उनसे चीज़ें खरीदना, ये सब काम ट्राइफेड का है। कि मतलब उनको कोशिश की जाए कि वो जो आदिवासी अपने जो एरिया में रह रहे हैं उन लोगों में अवेयरनेस लेके आई जाए, उन लोगों को फायदा पहुंचाया जाए, उन लोगों के गुड्स को बाजार में लेके आया जाए। बिग बास्केट की बात कर लेते हैं। तो बिग बास्केट एक कंपनी है जो ऑनलाइन अलग अलग प्रकार के सामान बेचती है। 2011 में शुरू की गई थी और अभी हम लोगों ने देखा 2 साल पहले टाटा ने उसको खरीद लिया है। तो ट्राइफेड और बिग बास्केट दोनों ने मिलके जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो उपलब्ध करवाएगी बिग बास्केट। तो ट्राइफेड की मदद लेगी इसमें, और बिग बास्केट की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अब ट्राइबल प्रोडक्ट्स को भी बेचा जाएगा। बस दैट्स ऑल, ये न्यूज है। एक नेक्स्ट न्यूज है सुंदरवन डेल्टा को लेके कि सुंदरवन डेल्टा की जितनी स्पीसीज हैं, चाहे हम लोग मैंग्रोव की बात कर लें, चाहे फिशरी की बात कर लें, चाहे मैमल्स की बात कर लें, चाहे एनिमल्स की बात कर लें, सब के सबको इंडिया ने जितने भी, क्योंकि देखो सुंदरवन डेल्टा हम देखते हैं बांग्लादेश के एरिया में ज्यादा पड़ता है और उसके बाद में थोड़ा अपने बंगाल के एरिया में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। तो हम लोगों के एरिया में जितना भी सुंदरवन डेल्टा पड़ता है उसमें सारी की सारी स्पीसीज को हम लोगों ने थ्रेटन की कैटेगरी में डाल दिया है। क्योंकि जैसे वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, लोग वहां पे अलग अलग चीजें कर रहे हैं, उन वजह से वहां पे फिशरी हुई, मैंग्रोव हुए, एनिमल्स हुए, वाइल्ड लाइफ हुआ, इकोसिस्टम हुआ, इकोलॉजिकल हुआ, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात कर ले, सब नष्ट होता जा रहा है और सुंदरवन डेल्टा अपनी महत्वता खोता चला जा रहा है अगर देखी जाए तो उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने पूरे सुंदरवन डेल्टा के स्पेक्ट्रम को ही थ्रेटन्ड की सूची में डाल दिया है, स्पीसीज थ्रेटरम की सूची में डाल दिया है। तो दैट्स ऑल, बस एक छोटी न्यूज थी। एक नेक्स्ट न्यूज है कि कल भी काफी इसके बारे में तो वैसे न्यूज में चला है कि SAARC सार्क की जो मीटिंग है वो कैंसिल हो गई है। और कैंसिल होने की केवल एक ही वजह है कि पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट तो अफगानिस्तान की इस बार आ नहीं पाएगी, तो पाकिस्तान ये चाहता था कि तालिबान भाग ले और बाकी कोई कंट्रीज नहीं चाहती थी। इंडिया ने तो साफ मना कर दिया था कि तालिबान को सार्क में भाग नहीं लेने देंगे, तो सार्क की मीटिंग ही कैंसिल कर दी गई। बाय द वे इस साल सार्क की मीटिंग जो अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, अभी ये हेड्स की मीटिंग नहीं थी, और ये मीटिंग नेपाल होस्ट करने वाला था। और सार्क की बात कर लें तो हम जानते हैं कि इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, यही है जो मेंबर है सार्क के। और ऑब्जर्वर के रूप में देखा जाए तो 3 ऑब्जर्वर हैं, EU है, चाइना है और US है, ये ऑब्जर्वर है सार्क के। तो दैट्स ऑल, यही जानना जरूरी था। यहां से आज की न्यूज खत्म होती है, आज न्यूज ज्यादा नहीं थी। अब यहां से एडिटोरियल शुरू होते हैं। तो पहला एडिटोरियल आया है जो जाति आधारित जनगणना है उसको लेकर। देखो, जाति आधारित जनगणना करवानी है कि नहीं करवानी है, इसको लेकर लगातार प्रॉब्लम्स बनी हुई है। अब प्रॉब्लम्स की दिक्कत क्या है ना, कि जो जाति आधारित जनगणना है, सरकार ने साफ मना कर दिया है कि हम नहीं करवाएंगे। बहुत सारी पार्टीज ने जा जाके मोदी जी से मेल मिलाप किया कि हाँ करो करो करो, सब मोदी ने मना ही कर दिया साफ कि हम नहीं करेंगे। हम देखते हैं हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता को सर्वोपरि माना जाता है। हम लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हम लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं इंडिया में। अगर उस अवधारणा को आगे बढ़ाना है, उस नीति को आगे बढ़ाना है, तो ठीक है कि हम लोग अगर हम जाति आधारित जनगणना इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि हम धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना चाहते हैं देश में, अपने संविधान को बढ़ावा दे रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन वहीं हम ये देखते हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स भी चलाते हैं जो वल्नरेबल सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए। तो तुम पता कैसे लगाओगे कि वल्नरेबल सोसाइटी के लोग कितने हैं? प्रोग्राम को डिफाइन कैसे करोगे जब उनका डाटा ही नहीं होगा तुम्हारे पास? क्योंकि अगर उनको उन चीजों की जरूरत है और तुम्हारी पहुंच ही नहीं होगी उन तक, तुम्हें पता ही नहीं होगा वो लोग कितने हैं, तो तुम्हारे पास डाटा ही नहीं है उन लोगों का कि जिनके लिए तुम्हें प्रोग्राम चलाना है, तो उन प्रोग्राम्स को फॉर्म कैसे करोगे? हम देखते हैं कि
पहले भी अगर जैसे अपन संविधान की बात करें कि धर्मनिरपेक्षता संविधान में है, धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ में सरकारों ने ऐसे काम किए हैं जो इन कम्युनिटीज को फायदा पहुंचाता है। चाहे हम लोग काका कालेलकर समिति की बात कर लें, मंडल समिति की बात कर लें, रोहिणी समिति की बात कर लें, तो ये लोग किसके लिए, कास्ट के लिए ही बनाई गई थी। अब देखो, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जो सही वाली बात है। देखो जैसे अपन बात कर लें यदुवंशी की, बहुत से लोग यदुवंशी लिखते हैं, बहुत से लोग यदुश लिखते हैं, बहुत से लोग केवल यदु लिखते हैं। और कई बार कुछ कुछ लोग जो यदुवंशी लिखते हैं वो लोग अपनी गोत्र का लिखते हैं, कुछ लोग यदुवंशी अपनी जात का लिखते हैं, कुछ लोग सरनेम का लिखते हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि ऐसी, मतलब यदुवंशी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे सरनेम्स हैं जो जनरल में भी आते हैं, जो ओबीसी में भी आते हैं, ऐसे सरनेम्स हैं। तो तुम जब जनगणना करने जाओगे तो इसमें प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि तुम गलत जनगणना कर दो, कि तुमने सारे यदुवंशियों को पता पड़ा कि तुमने ओबीसी में डाल दिया, पता पड़ा आधे लोग जनरल के थे उसमें, या तुमने सारे जनरल में डाल दिए तो जो ओबीसी के थे वो गुस्सा आ जाएंगे। ये प्रॉब्लम्स हो सकती है पहली बात तो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम लोगों ने जो सेंसस, जब भी जातिगत सेंसस करवाने की बात आती है तो वो लोगों की कभी जाति पता करने के लिए नहीं किया कराया जा रहा है, वो लोगों की बैकवर्डनेस पता करने के लिए कराया जा रहा है, जिससे लोगों की बैकवर्डनेस पता करी जा सके और इंडिया में जितने बैकवर्ड लोग हैं उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उस हिसाब से, उस डाटा के हिसाब से प्रोग्राम चलाए जा सके जिससे उनको फायदा मिले। तो इस इनइक्वालिटी को कम करने की जरूरत है, बट दूसरी तरफ ये बहुत जटिल भी है करना। इसीलिए सरकार ने मना कर दिया कि इतनी जटिल चीज को करने के लिए अभी हमारे पास में उतने संसाधन नहीं है, सीधी सी बात है। और अब लेकिन ये चीज करना भी जरूरी है। तो इसमें ऑथर ने यही सब लिखा हुआ है इस एडिटोरियल में कि हाँ हो सकता है इस बार कर पाए सरकार तो अच्छी बात है, नहीं तो अगली बार से जो अभी हमारे पास में चीजें नहीं है, जो अभी हमारे पास में मैकेनिज्म नहीं है, इस मैकेनिज्म को हमें बढ़ाना चाहिए, बट जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए। यही बात लिखी है इस पूरे आर्टिकल, क्योंकि हमें फायदा पहुंचाना है एट दी एंड जो बैकवर्ड लोग हैं उन लोगों को। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है कोविड को लेके, कि हम देख रहे हैं कोविड-19 के केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। 6 महीने में सबसे कम केसेस दर्ज किए गए अभी परसों। और उसके बाद में वीकली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो वीकली पॉजिटिविटी रेट का जो एवरेज है वो भी 3% आ गया है। तो हम ये देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, बट इस इम्प्रूवमेंट में संतुष्ट हो जाना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हम देखते हैं कि सेवरल डिसीजेस के रूप में या डेथ के रूप में ये चीजें कम हो गई हैं, डेथ नहीं हो रही है अब, या बहुत लोग सीवियर नहीं हो रहे हैं इस चीज को लेकर, जिनको कोरोना की वैक्सीन लग चुकी हैं। लेकिन अभी हम लोगों को हल्का नहीं पड़ना है और हर किसी को वैक्सीन लगा के, दोनों डोज लगा के खत्म करने हैं। क्योंकि माना कि सीवियरिटी या डेथ चली जाए, बट बीमारी तो है ना तुम्हारे मतलब सिस्टम में, और उसके बाद भी कोरोना के कई ऐसे वेरिएंट्स भी हैं जो तुम्हारे एंटीबॉडीज को पार कर जा रहे हैं। मतलब अपन लोगों ने अभी बात की थी कि इजराइल सबसे ज्यादा डबल डोजेस लगाने वाला देश है, और वहां जब डेल्टा वेरिएंट का कोहराम आया तो हम लोग देख सकते हैं कि हॉस्पिटल भर गए हैं, क्योंकि जब वहां पे लोगों को डबल डोजेस लगे हुए हैं फिर भी ऐसी हालत है। अपने इंडिया में सबसे ज्यादा डबल डोजेस कहाँ पे, केरल में लगे हुए हैं, और केरल में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो इससे हमको ये पता पड़ता है कि कोरोना के ऐसे वेरिएंट्स हैं, एमयू वेरिएंट की बात कर लो, लैम्डा वेरिएंट की बात कर लो, डेल्टा वेरिएंट की बात कर लो, ये वेरिएंट अभी जो उपस्थित वैक्सीन है उसको भी पार कर जाते हैं। लोग सीवियर नहीं होते हैं, लोगों की डेथ की परसेंटेज घट जाता है, बट लोग हॉस्पिटलाइज तो हो ही जाते हैं ना। तुम्हारे हॉस्पिटल मैकेनिज्म पे जोर तो पड़ता ही है ना। और थर्ड वेव का खतरा इंडिया पे लगातार बना हुआ है, तो इस वजह से अभी ढीला नहीं पड़ना है। क्योंकि हम देखते हैं ना कि एक दिन रोके रहे, एक दिन एकदम से मोदी जी के बर्थडे पे 2.5 करोड़ वैक्सीन एक दिन में लगा दी, 2.5 करोड़ डोज लगा दिए, और फिर अपन डेली एवरेज पे जब लौट के आते हैं तो पिछले 6-7 दिन से देख लो, मोदी के बर्थडे के बाद से लगातार डेली एवरेज हमारा कम होता जा रहा है। 1.8, 1.6, 1.2, 1.1 पे आ गया है अपन लोग। तो 1.1 मिलियन वैक्सीन भी बहुत कम है, बहुत बढ़ाने की जरूरत है, और कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन लगाने की जरूरत है अगर तुम्हें सारे एडल्ट को भी लगाना है तो। और बाद में एक चीज और लिखी है इसमें कि जैसे मान लो हम देखते हैं अभी जाइकोव डी वैक्सीन आ गई है, तो जाइकोव डी वैक्सीन को सरकार, देखो हर जगह से उसने अपने टेस्ट कंप्लीट कर लिए, ट्रायल कंप्लीट कर लिए हैं, तो सरकार को जल्दी से जल्दी उसको परमिशन देनी चाहिए। अगर ट्रायल ट्रायल सब कंप्लीट हो गए हैं तो लेट करने का क्या मतलब, परमिशन दो और 12 साल के ऊपर के बच्चों को लगाना शुरू करो।
हमें जल्दी से जल्दी अपनी जनसंख्या को वैक्सीन लगाना जरूरी है अगर हमें इस बीमारी से बचना है, क्योंकि ये बीमारी केवल शारीरिक ही नहीं, हमें इकोनॉमिकली हमारे पूरे देश को ही पीछे ढकेल देती है 2-3 साल। तो वो सब अगर नहीं ढकेलना है तो हमें अच्छे से मिलके काम करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल, यही सब लिखा हुआ था इस एडिटोरियल में। एक नेक्स्ट एडिटोरियल है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आया है। देखो इसमें थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब भी आता है तो हम लोग देखते हैं दो रूप में आता है, एफडीआई के रूप में, एफपीआई के रूप में। हाँ, एफआईआई के रूप में भी आता है, लेकिन उसको इसमें डिस्कस नहीं किया गया तो हम डिस्कस करेंगे भी नहीं, वो इनडायरेक्ट है, उसको छोड़ देते हैं। डायरेक्टली फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एफडीआई और एफपीआई के रूप में आता है। एफपीआई की बात करें तो एफपीआई हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो ये हमारे यहाँ इनकम जनरेशन या ऐसा कुछ करता नहीं है, जॉब जनरेशन कर रहा है ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन जब भी एफडीआई आता है इंडिया में तो एफडीआई ज्यादातर समय लॉन्ग टर्म होता है। तो जब वो लॉन्ग टर्म होता है तो वो इंडिया में एफडीआई बना रहता है, और यहाँ पे आके जैसे फैक्ट्री लगाई किसी ने तो जॉब जनरेशन होती है, उससे जॉब क्रिएशन होती है। हम साथ साथ में कई बार जब एफडीआई आता है तो अपने साथ में नई टेक्नोलॉजीज लेके आता है, तो इंडिया का अलग अलग क्षेत्र में विकास भी होता है। हम लोगों के पास में फॉरेन डॉलर्स भी आते हैं, हम लोगों का जो फॉरेक्स है वो बढ़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, एफडीआई हम देख रहे हैं लगातार आ रहा है इस समय इंडिया में, लेकिन इंडिया में जॉब्स नहीं बढ़ रही हैं। पिछले अगस्त से जुलाई से अगस्त की बात करें तो जुलाई में जहां ओवरऑल 7% हम लोग देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट थी इंडिया में, अगस्त में 8.3% हो गई। मतलब जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ जॉब्स जा रही हैं। और जॉब्स क्यों जा रही हैं पता है, कि जो एफडीआई अभी जो नया आ रहा है, जो अभी हम देखते हैं पिछले 4 महीना से हम लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है, $80 बिलियन पर महीने का एफडीआई आया, अच्छी बात है। लेकिन जो पुराने एफडीआई थे जो लॉन्ग टर्म से इंडिया में बने हुए थे वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। तुम नोकिया की बात कर लो, नोकिया ने कह दिया हम इंडिया के सारे प्लांट खत्म कर देंगे। फोर्ड की बात कर लो तो फोर्ड ने अपनी गाड़ी वगैरह के सारे प्लांट बंद कर दिए। सिटी बैंक की बात कर लो तो सिटी बैंक ने कह दिया हम इंडिया में सारी बैंकें बंद करने वाले हैं, सिटी बैंक तो वो बंद होने वाली है। तो जिन लोगों को जॉब से मिली हुई थी उनकी जॉब चली गई। अगर हम देखते ना, पिछले बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा लोगों की जॉब्स गई है, क्योंकि जो हमारे पास में पुराना एफडीआई था वो एफडीआई जाने के बाद बहुत बड़े रेट पे अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ जाता है तुम्हारे देश में, और यह एक बैड इकोनॉमिक साइकिल तैयार करने के लिए बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। तो अभी एफडीआई आ रहा है, अच्छी बात है, एफडीआई आएगा, हमारे यहाँ जॉब जनरेशन होगी, हो सकता है आने वाले फ्यूचर हमारा अच्छा हो सकता है। लेकिन इस समय तो ये बुरा हो गया ना कि जो लोग चले गए, जो पिछले 5-10 साल से, 20 साल से, 25 साल से इंडिया में बने हुए थे, उस वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए एक साथ में, लाखों लोग। और जब लाखों लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो हम जानते हैं कि उनके पीछे करोड़ों लोग जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे ये जो यूफोरिया बना हुआ है एक तरीके से कह लो कि एमएनसीज हो गई, मल्टीनेशनल कंपनी, टीएनसीज हो गई, ये जब जाती हैं तो सरकार फोकस इस समय किस पे कर रही है, एफडीआई पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। ये गैप ना हो, जब ये जाए तो हम केवल इन पे निर्भर ना रहे, हम आत्मनिर्भर बने। जो सरकार आत्मनिर्भर की बात करती है वो बनने के लिए भी हमें अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे जोर देने की जरूरत है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की जरूरत है, डोमेस्टिक फैक्ट्रीज लगाने की जरूरत है, हमें डोमेस्टिक कंपनीज को जोर देने की जरूरत है। हमें बाहर की कंपनियों को जोर नहीं देना है। अगर वो आ रही हैं एफडीआई लेके आ रही हैं, हम लोग अलग अलग जगह से एफडीआई लेके आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो जाएंगी तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और बैड इकोनॉमी की एक साइकिल छोड़ के चली जाएंगी। अगर उनसे अपन चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो एफडीआई आते रहना चाहिए, वो अपनी जगह अच्छा है, लेकिन हमें हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। और ये जो गैप है, जो एफडीआई आने के बाद और एफडीआई जाने के बाद ये जो गैप आ जाता है अचानक, इस गैप को, इस वेकेशन को हमें किसी और पे आत्मनिर्भर नहीं रहना चाहिए और हमें खुद से इन चीजों को भरना चाहिए। जॉब्स के लिए हमें दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपने लोगों को जॉब्स देने के लिए हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करके, हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देके, हमें सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को बढ़ावा देके, अपने डोमेस्टिक सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, उसको बढ़ावा देके खुद से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम अपने इंडिया में, इंडिया के लोगों की जॉब्स के लिए फॉरेन कंपनीज पे डिपेंडेबल रहेंगे। तो दैट्स ऑल। आज अगर 25 सितंबर की बात करें तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम की जाने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।